नमस्कार, द फेडरल देश के पॉडकास्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष कुमार। आज हम चर्चा करेंगे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, जिसने दशकों तक देश पर राज किया है, लेकिन आज वो सत्ता के रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रही है। और ऐसा क्यों है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर पुनीत निकोलस यादव जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका द फेडरल देश में। और आज हम कांग्रेस की चर्चा करेंगे, जिसको आपसे बेहतर कौन समझता है। सर, 5 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, और क्या ऐसा नज़र आ रहा असम में, केरल में, तमिलनाडु में कि कांग्रेस की चर्चा नहीं हो रही है जितना मुख्य विपक्षी दल चाहे अलायंसेस पार्टनर्स की चर्चा हो रही है? ऐसा क्यों? देखिए मनीष जी, चर्चा तो कांग्रेस की हो रही है, पर जिस संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कहीं ये चर्चा नहीं हो रही कि कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। एक केरल आप छोड़ दें, जहां उसकी एक अच्छी दावेदारी है जीतने की इस बार, पर उसके अलावा बाकी जो राज्य हैं, हर जगह जो कहते हैं ना कि एक रायता फैला हुआ है, वैसी हालत है। असम में आपने देख लिया अभी पिछले 2 दिन 4 दिन में क्या हुआ। आप प्रियंका गांधी वहाँ की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन हैं। उनके असम पहुंचने के 3 दिन पहले उनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, जिन्हें अभी कुछ ही वक्त पहले अलायंसेस फाइनलाइज करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा दिया, चलिए वो अपनी जगह है। इस्तीफ़ा दिया, फिर कांग्रेस के सारे नेता उनके घर पहुंचे, उन्हें मनाने की बात हुई। उनके साथ में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां जितेंद्र सिंह जो इंचार्ज हैं असम के कांग्रेस से, वो बयान देते हैं कि भूपेन बोरा जी ने इस्तीफ़ा वापस ले लिया है। 1 घंटे बाद भूपेन बोरा जी कहते हैं मैंने इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया है और मैं सोच के बताऊंगा। अगले दिन या अगली शाम वो कहते हैं, वो हिमंत बिस्वा शर्मा से मिलते हैं और हिमंत बिस्वा शर्मा अनाउंस कर देते हैं कि ये तो 22 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और उसके अगले दिन फिर गौरव गोगोई, जो असम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं, और जिन्होंने असम कांग्रेस की डोर संभाली थी भूपेन बोरा के ठीक बाद, वो ये बयान देते हैं कि हमें तो पता था कि भूपेन बोरा की साठगांठ हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ चल रही है, लेकिन हमने कुछ किया नहीं और हम मामला सुलझाने की कोशिश करते रहे, पर अंदर की खबरें कौन हिमंत बिस्वा शर्मा तक पहुंचाता था अब सबको पता चल गया है। तो अगर आपको सारी चीज़ें पता ही थी तो आपने क्यों उन्हें कैंपेन कमेटी का भी चेयरमैन बना दिया? अलायंसेस नेगोशिएट करने के लिए भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, पूर्व आपके अध्यक्ष थे वो, सारी चीज़ें आपको पता थी। तो क्या आप इस तैयारी के साथ चुनाव में जा रहे हैं? तमिलनाडु में आप देख लीजिए। सर, इसे एक सवाल में जोड़ूं। ये भी कहा गया कि शायद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़वा से बात भी की। 15 मिनट अनाउंस कर दिया गया कि 15 मिनट तक राहुल गांधी की बातचीत फोन के ऊपर हुई भूपेन बोरा से। तो आपके नेता, और ये सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं आज की तारीख में, चाहे जितेंद्र सिंह हो, चाहे गौरव गोगोई हो, जिनको सीनियर नेता की एक उपाधि दी गई, वो क्या उनमें इतनी राजनीतिक समझ नहीं है कि ऐसे क्राइसिस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? आप अनाउंस कर दे रहे हो कि इन्होंने रेजिग्नेशन वापस ले लिया, क्या आपने उनसे पूछा नहीं था कि भाई वापस लिया है या नहीं लिया है? उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेन बोरा ने एक बार भी ये नहीं कहा, जबकि अगर उसको देखें तो जब भंवर जितेंद्र सिंह ने अपना वक्तव्य खत्म किया, उन्होंने भूपेन बोरा से कहा कि आप कुछ बोलिए, उन्होंने बोलने से मना कर दिया, और 1 घंटे आधे घंटे बाद उन्होंने बयान दे दिया कि मैंने कोई इस्तीफा वापस नहीं लिया है। तो क्या आपकी राजनीतिक समझ है कि आप चुनाव में इस तैयारी के साथ जा रहे हैं? तो ये असम का ये हाल था। अब तमिलनाडु की आप बात कर लीजिए, तमिलनाडु और साथ ही लगा पुडुचेरी है, वहां की आप बात कर लें। एक पिछले 10 सालों में एकमात्र आपका एक ऐसा अलायंस पार्टनर जिसके साथ आपका विनिंग कॉम्बिनेशन भी है। आपने 2 बार एक क्लीन स्वीप लोकसभा में किया, आपने पिछली बार सरकार वहां बनाई, और
राहुल गांधी उन्हें बड़ा भाई कहते हैं, वो एम के निश्चित स्टालिन कहते उनको हैं। छोटे भाई कहते हैं। उनकी एक विजिबल कैमराडरी है। सब कुछ होने के बावजूद पिछले 3 महीने से लगातार बयानबाजी हो रही है कांग्रेस की तरफ से। कभी मानिकम टेगोर, जो राहुल गांधी के खास माने जाते हैं, कह देते हैं कि हमें इज्जत नहीं मिल रही इस अलायंस में। कभी प्रवीण चक्रवर्ती, वो भी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, वो जो तमिलनाडु सरकार के आंकड़े हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेके, उसे झूठा करार दे देते हैं। और फिर आप कहते हैं कि नहीं, हम अलायंस में भी हैं, फिर कहते हैं हमें सत्ता में भी भागीदारी चाहिए, लेकिन हम और भी चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। फिर आप ये कैंपेन चला देते हैं कि भाई हम विजय, जिनकी एक्टर जिन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है और उस पर एक बड़ा पब्लिक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि वो कैसा करेंगे, उनके साथ भी हम अलायंस कर सकते हैं। अब उससे हुआ क्या है आखिर में जाकर के, जो एक आपका इकलौता स्टेबल एक अलायंस नज़र आता था, विनिंग अलायंस नज़र आता था, महीने भर पहले तक भी इन सारी चीज़ों के बावजूद हर इंसान का कहना था कि भाई डीएमके का जो अलायंस है वो एक कंफर्टेबल अलायंस है, वो जीतने की पोजीशन में है। शायद आज भी हो, पर आपने एक धारणा कैसी बना दी लोगों की नज़र में कि ये तो आपस में इतना अभी से झगड़ रहे हैं, अभी तो सीटों का बंटवारा भी तय नहीं हुआ है, अभी इन्होंने इतना झगड़ा कर लिया है, तो आगे चल के क्या होगा। तो आप देखिए, एक पूरी तरह से एक इतनी अव्यवस्था फैली हुई है राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के अंदर कि कोई भी इंसान जिसकी थोड़ी भी राजनीतिक चेतना हो, वो इसको देख के ये नहीं कहेगा कि ये पार्टी वाकई चुनाव जीतना चाहती है, या इस पार्टी को, मैं तो ये कहूंगा, या इस पार्टी को चुनाव जीतने का हक है। अगर आप चुनाव के ठीक पहले अपनी इन सारी चीज़ों को भी दुरुस्त नहीं कर सकते, तो फिर आपका विपक्ष में बैठना ही ज़्यादा सही है। तो केरल की भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि केरल हमने देखा मणिशंकर अय्यर वहाँ पहुँचे, और क्योंकि वो कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनके जिस तरीके के बयान आए, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे लेफ्ट की सरकार की वापसी होगी, विजयन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये क्या चल रहा है केरल में, जबकि वहाँ कहा जा रहा था कि यूडीएफ जो है वापसी करेगी इस बार सत्ता में। देखिए, मणिशंकर अय्यर जी का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा असम या तमिलनाडु में जो हो रहा है उससे थोड़ा सा अलग है। वो इसलिए कि मणिशंकर अय्यर के बारे में ये सभी लोग जानते हैं, मनीष जी, कि वो एक बहुत ही उनके अंदर पिछले कुछ सालों में खास तौर से एक बहुत ज़्यादा कड़वाहट उनके अंदर आई है कांग्रेस को लेकर के। उन्हें ये लगता है कि पार्टी उनका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रही, पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। अभी उनके पास और बहुत कुछ है पार्टी को देने के लिए राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो और वो रह कर कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी उनकी चलती रहती है। और ये बयानबाजी के लिए वो जाने जाते थे तब भी जब उनकी कांग्रेस आलाकमान के साथ बड़े अच्छे संबंध उनके जब थे, तब भी वो इस तरह के, आपको 2014 का चुनाव याद होगा जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर एक टिप्पणी करी थी। उसके बाद 2017 के गुजरात चुनाव के वक्त का एक और किस्सा, जब उन्होंने एक और टिप्पणी नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसको बीजेपी कैपिटलाइज भी कर जिसको लेती है। बीजेपी ने कैपिटलाइज किया। हालांकि कंटेक्स्ट अलग था जिस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला। वो मैं इस बात को मानता हूं कि वो ये नहीं कहना चाह रहे थे जिस तरीके से उनके बयान को दर्शाया गया। पर जब आपको पता है कि आप कैसे राइवल के साथ मैदान में हैं, वो इसका किस तरह से उपयोग करेंगे, तो फिर आपको, और इतने आप सीनियर नेता, 50 साल का आपका, आप सर्विस में, फॉरेन सर्विस में रहे, राजनीति में रहे, मंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, हर तरह की राजनीति आपने देखी, हर तरह की सरकारें आपने देखी। आपको क्या इतनी समझ नहीं है कि आपको क्या बोलना चाहिए? अच्छा, केरल में जाकर के उन्होंने फिर ये भी कहा कि कांग्रेस नहीं जीतेगी, उसका एक बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं है। तो आप कौन सा डिसिप्लिन दिखा रहे हैं जब पार्टी के बारे में इस तरह की बातें आप करते हैं? और ये तो मणिशंकर अय्यर के बारे में ये चीज़ अब सब जानते हैं कि भाई ये इनके बोलने में कोई अब फिल्टर्स नहीं है। तो वो कई चीज़ें इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उनको अपनी कड़वाहट कहीं ना कहीं निकालनी है। पर उससे अलग हटके मणि जो कह रहे हैं, उनकी कुछ बातों में दम भी है कि पार्टी
किस तरह से चलाई जा रही है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं। लेकिन केरल कांग्रेस को ही अगर आप देख लें, जो कांग्रेस यूनिट केरला का है, उसके अंदर आप देख लें, क्या आप ये कह सकते हैं कि वो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है? केसी वेणुगोपाल कुछ करना चाहते हैं, शशि थरूर को बड़ी मुश्किलों के बाद आप जो है पार्टी की लाइन के साथ में एक तरह से खड़ा कर पाए हैं। नहीं तो 1 महीने पहले तक तो, या 2 हफ्ते पहले तक तो यही बातें चल रही थी कि भाई ये कब जाएंगे, बस ये तय करना अभी रह गया है, पर जा रहे हैं पार्टी छोड़ के। रमेश चन्नीथला कुछ और करना चाह रहे हैं, फिर वीडी सतीसन जो वहाँ के अध्यक्ष हैं वो कुछ और बयान दे देते हैं। तो एक तरह से वहाँ भी यही हालात हैं। और अभी हमारे फेडरल में ही एक स्टोरी, जो हमारे केरल के करेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर वहाँ के पत्रकार हैं राजीव रामचंद्रन, उन्होंने स्टोरी करी कि पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे कराए हैं कांग्रेस ने यूडीएफ की जीत को लेकर के या किस प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर के, उसमें भी यही बात सामने आई है कि हालांकि आपकी दावेदारी जीत की है अभी भी, पर मार्जिन जो आप मान के चल रहे थे 2 महीने पहले या 3 महीने पहले तक, वो लगातार घटता जा रहा है। और उसके कारण यही है, संगठनात्मक तौर पर आप जिस तरह से आपकी तैयारी नहीं है, या आप जो एक सिरफुटवल मची हुई है, वही कारण है। और इसके ऊपर आपका आला कमान कुछ नहीं कर पा रहा। तो सर, ये जो सिरफुटवल है, क्या आला कमान जो है वो प्रदेश के नेताओं के सामने इतना बेबस क्यों नज़र आता है? देखिए, इसके मनीष जी बहुत सारे कारण हैं। इसका कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है या कोई एक कारण जिम्मेदार है। आज की तारीख में बहुत कम राज्य ऐसे बचे हैं जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं। जहाँ कांग्रेस विपक्ष में है, वहाँ उनकी विपक्ष में भी तादाद इतनी नहीं है कि वो किसी तरह का कोई एक इम्प्रेशन क्रिएट कर पाएँ। फिर एक बीजेपी के आने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 11 सालों में जो माहौल तैयार हुआ है कि आप मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो विपक्ष की कोई बात नहीं दिखाता। अगर दिखाता है तो वो कुछ तोड़ मरोड़ के दिखा देता है। आपके पास कई सारे एवेन्यूज़ जो विपक्ष के पास पहले होते थे अपनी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए, वो नहीं है। आपकी इलेक्टोरल जो ताकत है, जो चुनावी जो आप की ताकत है, वो लगातार घटती जा रही है। आप चुनाव नहीं जीत पा रहे। आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। बहुत सारे इस तरह के कारण हैं। अब इसमें होता क्या है मनीष जी कि कई नेता ऐसे हैं जिनकी नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि भाई हमें पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। अब दरकिनार का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास कोई ओहदा नहीं है, आपको पार्टी राज्यसभा या पार्टी के संगठन में कोई वो पोजीशन नहीं दे पा रही। जब आपके पास राज्यों में कोई ना सरकारें हैं, ना विपक्ष में आप बैठे हुए, आपके पास इतनी तादाद है कि आप सांसद अपने चुन के भेज पाएँ राज्यसभा में, तो एक वो एवेन्यू नाराज़ नेताओं को मनाने का वो बंद हो जाता है। दूसरा, रिसोर्सेज की आपके पास कमी है, तो आप चुनाव उस तरह से नहीं लड़ पाते जिस तरह से आप पहले लड़ पाते थे। पेट्रनेज आप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि संगठन में भी आप कितने लोगों को ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो राजनीति में तो पेट्रनेज बहुत बड़ी चीज़ है ना, कि आप मुझे चलिए ये पोस्ट दे दीजिए, ये पोस्ट आप मुझे नहीं दे सकते तो कोई और काम दे दीजिए, या राज्यसभा दे दीजिए, एमएलसी बना दीजिए, मेरा एक अस्तित्व बना रहे राजनीतिक तौर पर। वो भी आप नहीं करने की आज स्थिति में है। वो एक कारण है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि कई नेता ऐसे हैं जिनके बारे में ये सर्वव्यापी है कि इनसे पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है पिछले कई सालों में, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं, या राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं, या अपने आप को दर्शाने में कामयाब हैं कि हम बड़े करीबी हैं, तो वो बने हुए हैं जैसे के तैसे। लगातार फेल होने के बावजूद वो उन पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, और उसकी अपनी एक नाराज़गी फिर लोगों में होती है, क्योंकि कोई कर्मठ कार्यकर्ता अगर पार्टी का है, वो देखता है कि भाई मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ना राज्यसभा दी जा रही है, ना टिकट दी जाती है, ना एमएलसी बनाया जाता है, ना पार्टी में ओहदा दिया जाता है।
लेकिन ये आदमी जो इस राज्य में फेल हुआ, इसको यहाँ से फेल होने के बाद दूसरे राज्य में जिम्मेदारी दे दी गई, वहाँ फेल हो गए तो राज्यसभा दे दी गई, राज्यसभा में फेल हो गए तो कहीं और जिम्मेदारी दे दी गई। तो फिर मैं क्यों इस पार्टी के लिए लगा रहा हूँ? तो वो भी एक बड़ा कारण है। तो कुल मिलाकर के आला कमान की जो एक जिम्मेदारी बनती है कि इन सारी चीज़ों को आप एक बैलेंस करें। कोई नाराज़ है, आपको क्या करना होता है भाई? अगर मणिशंकर अय्यर नाराज़ हैं या कोई और बड़ा नेता नाराज़ है, आप महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार उन्हें बुला लीजिए चाय पे, उनके साथ बैठिए, 10 मिनट बात कर लीजिए। उन्हें कम से कम ये लगे कि चलिए पार्टी में कोई मेरी सुन रहा है। आज पार्टी में कोई सुनने वाला भी नहीं है। पहले अहमद पटेल होते थे, वो बुला करके इन सारी चीज़ों को सोनिया गांधी के वक्त के कार्यकाल में सुलझा लेते थे, और लोगों को पता था कि अहमद भाई को हमने बात बता दी है तो सोनिया जी तक बात पहुंच जाएगी। राहुल गांधी के पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर आम जनता, आम पार्टी का नेता विश्वास कर ले। केसी वेणुगोपाल को माना जाता है कि वो राहुल गांधी के अहमद पटेल हैं। उनकी अपनी इतनी खराब रेपुटेशन पार्टी के अंदर है कि कोई नेता उनसे बात करने को तैयार नहीं है। तो उनके पास भी कोई नहीं जाना चाहता, और उनके पास वक्त भी नहीं है किसी को देने के लिए। एक गैर राजनीतिक गुट भी है राहुल गांधी के दफ्तर में, जो कई सारी चीज़ों में जिसका इंटरफेरेंस रहता है, वो भी किसी से मिलने को तैयार नहीं है। तो आप अगर नाराज़ हैं तो किसके पास जाएंगे? और क्योंकि ये नाराज़गी की बात हो रही है, जैसे राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, और क्योंकि कांग्रेस केवल 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है, तो ये तो नाराज़गी आने वाले समय में नज़र आ रहा है कि शायद ये और बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल बढ़ती जाएगी। और आप देखिए, वो स्थिति वैसी ही हो गई है। अब आपके पास देने के लिए राज्यसभा हैं 8 या 9, दावेदार आपके पास हैं 50 भी मैं कम बता रहा हूँ। तो उसमें आप किसी को नहीं देंगे, अगर उसकी अपनी थोड़ी भी साख होगी तो बीजेपी या कोई और दल, या हो सकता है आपका ही कोई अपना अलायंस पार्टनर, उन्हें तोड़ के ले जाएगा और वो राजी खुशी चले भी जाएंगे। तो ये, इससे बाहर निकलना कांग्रेस के लिए देखिए कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे कांग्रेस आज की तारीख में कुछ नहीं कर सकती है। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में आप धीरे धीरे कर सकते हैं, पर आपने उसका कोई बड़ा जो कारण है वो ये है कि आप उसके लिए कोई रोड मैप आपके पास नहीं है। तो सर, कांग्रेस छोड़ना इतना आसान क्यों है? क्योंकि मैं आपसे जब बात कर रहा तो देख रहा हूँ RPN सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट का भी एक बार नाम चर्चा तेज हुआ, और उसके बाद में अगर हम देखें तो कई नेता, इधर आप मिलिंद देवड़ा को देख लीजिए, संजय निरुपम को देख लें, मतलब ये कड़ी लंबी ही होती जा रही है। और तो ऐसे में क्या वजह है कि मतलब तमाम नेता छोड़ के चले जाते हैं कांग्रेस, और ये आसान है कांग्रेस से जाना, जबकि बीजेपी में सर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये देखने को नहीं मिलता। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखिए, कुछ परिस्थितियों का भी इसमें कारण। 20 साल पहले तक ये कहा जाता था कि कोई भी नेता जो कांग्रेस छोड़ के गया है, वो अपने कांग्रेस छोड़ने के जो डिसीजन है उस पर बाद में पछताता है, क्योंकि वो कहीं और फिट नहीं हो पाता। आज की तारीख में आप बीजेपी देख लीजिए, असम का ही आप अगर उदाहरण ले लें तो असम में चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर के जो उनका सबसे छोटा मंत्री भी है या कार्यालय में बैठा हुआ कोई पदाधिकारी भी है, वो आज की तारीख में 80% लोग कांग्रेस से आए हुए हैं। अजंता नियोग हों, अभी भूपेंद्र बोरा भी चले जाएंगे, ये हेमंत बिश्व शर्मा हैं, भुवनेश्वर कलीता हैं, ये सब कांग्रेस छोड़ करके गए हुए लोग हैं। और उसका एक कारण ये है, एक तो जो मैंने पहले ही बताया कि आप पार्टी नहीं कुछ दे पा रही है आपको आज की तारीख में, आप नाराज़ हैं, आप को लग रहा है कि भाई मेरा राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो रहा है, मैं उसको कैसे बचाऊं। दूसरा, हालात इस तरह के हैं कि अगर आपने कोई गड़बड़ काम पहले किया है तो ईडी, CBI, IT, वो सारी मशीनरी भी एक है जो आपके ऊपर दबाव बना करके आपको पार्टी छुड़वा सकती है। तीसरा, जो सबसे अहम मुझे जो एक लगता है वो ये कि आज की राजनीति में एक तो देखिए आइडियोलॉजी की कोई वैल्यू है नहीं, और उसमें भी अगर आपकी आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म है, जो डिफाइन करना अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर बीजेपी वाले से आप पूछें
आरएसएस वाले से आप पूछें कि भाई आप किस चीज़ के साथ खड़े हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, वो साफ कहता है हिंदुत्व। मुसलमान देश के लिए खराब है, हिंदुत्व ये हमारी आइडियोलॉजी, ये हमारा कमिटमेंट है, राम सब कुछ है, ये हमारा कमिटमेंट है। कांग्रेस से आप पूछिए, एक दिन आप मंदिर के चक्कर काट रहे हैं, दूसरे दिन आप किसी दरगाह में चादर भेज रहे हैं, तीसरे दिन आप कह रहे हैं कि नहीं सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट होना चाहिए। तो आप यही नहीं कह पा रहे, अच्छा खुल के आप ये भी, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी होता है कि आप खुल के ये भी नहीं कह पाते कि भाई हम मुसलमानों के हितैषी हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उस पर फिर वो मुस्लिम अपीजमेंट का टैग दोबारा से लग जाएगा। 2014 में जब पार्टी हारी थी, AK एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक साझा नहीं की गई है, लेकिन उसके कुछ अंश जो हैं वो बड़े सिलेक्टिवली लोगों को बता दिए गए थे, और उसके भी अपने कारण हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। पर उसका एक बहुत बड़ा कारण जो लोगों को बताया गया, जो हम जैसे लोग जो कांग्रेस कवर किया करते हैं, उनको बताया गया कि कांग्रेस, और ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, उस कमेटी में जो लोग थे उनका कहना था कि कांग्रेस की छवि एक मुस्लिम पार्टी की तरह बन गई है। और वो बयान फिर हर तरफ मीडिया ने उसको उछाला। तो मुस्लिम पार्टी क्या होता है, आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट उठा के देख लीजिए, लगातार मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या घटती जा रही है, आप वो भी नहीं कर रहे। फिर भी एक आपके ऊपर ये तमगा लगा हुआ है कि आप मुसलमान पार्टी हैं। मुसलमानों के ऊपर बुलडोज़र चलते हैं, आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। राहुल गांधी ने इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा की, मैं भी उसके कई सारे पार्ट्स में मैं भी गया। मुझे याद है जब वो हरियाणा जा रहे थे, या जब वो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश एंटर कर रहे थे बुरहानपुर की तरफ से, उस वक्त हरियाणा जब वो गए, उस वक्त हरियाणा में ख़ास तौर से मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो एक ऐसे गांव में गए जहां 1947 में महात्मा गांधी गए थे। और महात्मा गांधी के जाने का कारण ये था कि उनको ये खबर किसी ने दी कि वहाँ से जो मुसलमान हैं वो छोड़ के पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो यहाँ रह गए तो उनके ऊपर ज़्यादतियाँ की जाएंगी या उस तरह की बात कुछ होगी। गांधी जी वहाँ गए और उन्होंने वहाँ जाकर के मुसलमानों का एक मीटिंग जो है उसको एड्रेस किया, और बड़े साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि ये देश आपका भी उतना ही है जितना हिंदुओं का है। आज की तारीख में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम से एक यात्रा निकालते हैं, वो उसी गांव में जाते हैं और वो उस घटना तक को याद नहीं करते। ये आपका सेक्युलरिज्म है। इस पे आप क्या वोट मांगेंगे और कौन इस पर आपको वोट देगा? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी तो सर है। ये जो बड़ा कारण है, तो मैं देख रहा हूँ कि अभी एक आपने भी वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ, जो ऑफ कैमरा मल्लिकार्जुन खड़गे, मुझे लगता है कि इमरान मसूद से शायद वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को मत आने देना। वो जो वीडियो वायरल हो गया, ओवैसी, हमने महाराष्ट्र निकाय चुनाव का नतीजा देखा, किस तरीके से ओवैसी ने डेंट किया कांग्रेस को, और ओवैसी का खतरा इन लोगों को शायद पश्चिम बंगाल में ममता को नज़र आ रहा, असम में भी नज़र आ रहा, और यूपी में भी अगले साल के लिए नज़र आ रहा। तो ये पूरे, इससे कैसे निपटेगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं आपको एक अपनी आइडियोलॉजी स्पष्ट करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि हम दोनों नाव में पैर रख के चलेंगे, कहीं ना कहीं तो हमारी नाव लग जाएगी किनारे। इस तरह से राजनीति नहीं होती। आपको अपनी आइडियोलॉजी स्पष्ट करनी पड़ेगी, आपको ग्रास रूट्स पे जाकर के काम करना पड़ेगा। आपके जो बड़े बड़े नेता बनने फिरते हैं, जो राज्यसभा मांग रहे हैं या CM बनना चाहते हैं, उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ठीक है, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गांधी परिवार को और ख़ासतौर से राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, पर हर एक गलती के लिए आप राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराएं और या ये सोचें कि अरे हमें क्या लेना देना पार्टी से, हार होगी तो राहुल गांधी के खाते में चली जाएगी, जीत होगी तो अगर जैसे रेवंत रेड्डी हैं उनके खाते में चली जाएगी, या अगर DK शिव कुमार और सिद्धारमैया हैं उनके खाते में चले जाएगी। तो इस तरह से तो नहीं होता।
कहीं ना कहीं आलाकमान को भी ये चीज़ अपने बाकी नेताओं को समझानी पड़ेगी कि पार्टी बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है। इसमें अगर आप पार्टी को उस तरह से नहीं देख सकते कि भाई हमारा अस्तित्व इस पार्टी की वजह से है और इसलिए हमें पार्टी के लिए काम करना है, बजाय इसके कि पार्टी हमें क्या दे रही है और हम यहाँ से और कितना निकाल सकते हैं, तो इस पार्टी का फिर कुछ नहीं होगा। और दूसरा, फिर आपको हर मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप वो वेकेशन वाली राजनीति नहीं कर सकते कि आप 4 दिन आए, बहुत बढ़िया आपने कहीं धरना कर दिया, कहीं प्रोटेस्ट कर दी, कहीं यात्रा कर दी और जैसे ही ख़त्म हुई आपने कहा बहुत हो गया, अभी जरा कहीं घूमने चले जाते हैं। तो वो उस तरह की राजनीति भी नहीं होगी। एक इशू सर और मेरे दिमाग में आ रहा है कि एनएसयूआई का मैं देख रहा हूँ कि शायद नया अध्यक्ष चुना जाना है और उसके लिए ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि एनएसयूआई से काफ़ी बड़े नेता जो कांग्रेस में जो आज हमें नज़र आते हैं, सबका बैकग्राउंड एनएसयूआई का है। ऐसा क्या कारण है कि कोई बड़े नेता एनएसयूआई से नहीं निकल कर आ रहे? या लोकल जो इलेक्शंस हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हुआ, तमाम निकाय चुनाव में कांग्रेस कहीं प्रदर्शन करते हुए नज़र नहीं आती, इसकी क्या वजह है? इसको कैसे इसका ये बहुत अच्छा सवाल है मनीष जी। और कांग्रेस के साथ आज की तारीख में जो परेशानी है उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो इसी सवाल के जवाब में छुपा है। वो ये कि पिछले कई दशकों से, इसके लिए तो आप नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, पिछले कई दशकों से कांग्रेस पार्टी ने जो ज़मीनी राजनीति है या जो ज़मीनी राजनीति से उभर के आए हुए नेता हैं, उन दोनों से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस के कई बड़े नेता आज की तारीख में, जो वाकई में बड़े नेता हैं, जो कई जिनकी 30 साल की 40 साल की राजनीति है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, वो उस तरह के नेता हैं जो जिला पंचायत के चुनाव या कॉरपोरेटर पार्षद के चुनाव जीत करके पहली बार राजनीति में आए थे। वहाँ से बढ़ते हुए विधायक बने, लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए और उस तरह से उन्होंने राजनीति ग्रास रूट्स से देखी। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे ग्रास रूट्स को छोड़ भी दिया। वो बड़ी गलती थी। और आज की तारीख में तो और ज़्यादा व्यापक ये परेशानी हो गई है, क्योंकि कई नेता सीधे पैराशूट कर दिए जाते हैं, क्योंकि आलाकमान को उनके चेहरे, उनकी डिग्री या उनकी पेडिग्री पसंद है कि फलाने नेता का बेटा है, या ये साहब जो हैं विदेश से पढ़ के आए हैं, या ये साहब जो हैं वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, टीवी पे जा कर के अच्छे से बोल लेते हैं। तो ग्रास रूट से जो आदमी आया है उसके लिए आप जगह नहीं बना रहे हैं, और अगर बना भी दी तो वो खुद भी फिर वही करने लगता है कि भाई जो बाकी ग्रास रूट से आने वाले लोग हैं उनको दबा दो, कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए। और इसका जो एक बहुत बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है वो ये कि जब आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव नेता नहीं लड़वाता, चुनाव पार्टी लड़वाती है, पार्टी का कार्यकर्ता लड़वाता है। कार्यकर्ता ग्रास रूट्स से आएगा। जब आपके पास ग्रास रूट्स पे ही कुछ नहीं है तो आपको चुनाव कौन लड़वाएगा? हर नेता उस दर्जे का नहीं होता कि उसके नाम पर वोट मिल जाए। पार्टी को भी चुनाव लड़वाना पड़ता है, जितवाना पड़ता है। कई ऐसे नेता हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, जिनको पार्टी जितवाती है, वो अपने दम पे नहीं जीतते। आज की तारीख में कांग्रेस से जो जीत के आ रहे हैं वो ज़रूर उस तरह के हैं ज़्यादातर, जो अपने दम पे जीत रहे हैं क्योंकि पार्टी उनको नहीं जितवा पा रही है। तो अब महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव हुए, आप साफ हो गए पूरी तरह से, कुछ पॉकेट्स छोड़ करके, और आपने बहाना क्या दिया कि ये तो छोटे स्तर के चुनाव थे, इनमें तो यही होता है। तो अगर आपका ये एक्सप्लेनेशन या एक्सक्यूज़ है चुनाव हारने का, तो फिर आपको कोई जितवा भी नहीं सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, इनसे कितने बड़े नेता निकल करके आए। एक 80 के दशक में राजीव गांधी के वक्त एक इस तरह की स्थिति भी पैदा हुई, जब यूथ कांग्रेस के कई नेताओं को, क्योंकि राजीव एक नया चेहरा पार्टी को देना चाहते थे, एक नई तरह की भूमिका, एक नई तरह का कैरेक्टर, वो सारी चीज़ें पार्टी को देना चाहते थे, तो कई यूथ कांग्रेस से आए हुए नेताओं को राज्यसभा दे दी गई थी। ये शुरुआत वहाँ से हुई, और उस वक्त उसको लेकर के बहुत नाराज़गी थी कि भाई, क्योंकि राज्यसभा आमतौर पे ये माना जाता था कि आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत साल
दे दिए पार्टी को, राजनीति को, तो अब आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते किसी कारण से या नहीं जीत पा रहे हैं, तो आपको राज्यसभा में एक सम्मान के तौर पर वो दिया जाता था। राजीव गांधी ने वो डायनामिक्स चेंज किए और बहुत सारे यूथ कांग्रेस के लोगों को लेके आए। उनमें कई ऐसे हैं जो बाद में जाकर के चुनावी तौर पर साबित हुए अच्छे नेता। जो चुनावी तौर पर नहीं साबित हो पाए अच्छे नेता, वो संगठन के तौर पर उनको जिम्मेदारियां दी गई और संगठन में उन्होंने ठीक ठाक भूमिका निभाई और कई सालों तक रहे। तो कहीं ना कहीं उनका यूज हो गया और वो इस तरीके से राजनीति में मंझ गए। अब आप आज की तारीख में जिनको लेके आ रहे हैं वो तो कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे उस तरीके से, उस नज़रिए से अगर आप देखें। ना उनसे भाषणबाजी होती है, ना वो चुनाव जितवा पाते हैं, ना उनका ग्रास रूट्स से कोई कनेक्ट है। तो जब आपके पास ये जो अहम चीज़ें हैं राजनीति में सक्सेसफुल होने की और पार्टी को आगे बढ़ाने की, वही नहीं है, तो फिर आपकी पार्टी भी कहीं नहीं जाएगी। तो सर, जब हम पार्टी की बात कर रहे हैं तो क्योंकि पिछले 2-2.5 दशकों से हम देख रहे हैं गठबंधन की राजनीति, और उसकी भी बात करना ज़रूरी है। इंडिया ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हमने देखा बजट सत्र में किस तरीके से ओम बिरला के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाना था, तो टीएमसी का कुछ और स्टैंड था, कांग्रेस का कुछ और स्टैंड था। टीएमसी के सांसदों ने शायद साइन भी नहीं किया उस पर। जी जी। तो गठबंधन में भी इस तरीके की क्यों चीज़ें चल रही हैं कि कांग्रेस सबको साथ लेकर नहीं चल पा रही, या बाकी क्षेत्रीय दलों के एस्पिरेशन कुछ अलग हैं, वहाँ पे क्यों नहीं सब कुछ ठीक चल पा रहा? देखिए, इसके भी प्रमुख जो कारण हैं वो ये, एक तो कि पहले तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, और क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस के ऊपर ये जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है, और बाकी जो घटक दल हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी है कि आप पहले तो ये तय कर लें कि आपका जो गठबंधन है वो क्या सिर्फ चुनावी गठबंधन है, सिर्फ चुनावों में उसकी भूमिका रहेगी और चुनाव खत्म होते ही खत्म हो जाएगी। अगर ये उद्देश्य है तो ये उद्देश्य आपका साफ होना चाहिए कि हम सिर्फ चुनावों के वक्त साथ आएंगे, बाकी फिर अपना अपना रास्ता देखेंगे। अगर ऐसा नहीं है और आप वाकई एक एंटी बीजेपी फ्रंट चुनावों के वक्त और चुनावों के बाद भी बनाना चाहते हैं, उसको कायम रखना चाहते हैं, तो फिर आपको उस तरीके से इंडिया गठबंधन को चलाना पड़ेगा। और वो कोई बहुत कठिन काम नहीं है। देखिए, आज की स्थिति में और राजनीति में वैसे भी एक एम्बिशंस का, एस्पिरेशंस का कॉन्फ्लिक्ट होना कोई नई बात नहीं है। हर इंसान चाहेगा, जैसे लालू जी ने एक बार कहा था कि हम भी कई सालों से लाइन में लगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, पर हमारा कोई नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, तो ये एस्पिरेशन सबकी होती है कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, या अगर सरकार बनेगी तो एक बड़ा पद मुझे, या गृह मंत्री का, या इस तरह का मुझे मिल जाएगा। पर उसके लिए पहले तो आपको सरकार बनानी पड़ेगी। सरकार बनाने के लिए आपको चुनाव जीतने पड़ेंगे। आपका अगर वही तालमेल नहीं है कि आप चुनाव ही नहीं जीत पा रहे हैं, या जैसे अभी बिहार के राज्य जब चुनाव हुए तो उसमें आपने देखा कि नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक आप सीट्स ही नहीं फाइनल कर पाए, और फिर तकरीबन 20 सीटें ऐसी रह गई जहां आप एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे। तो वो भी अपने आप में मसले हैं। और जो क्लैरिटी एक अलायंस के अंदर होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए ममता बनर्जी की कांग्रेस से नहीं बन रही है, या समाजवादी पार्टी का एक मत है किसी मुद्दे को लेकर के और आरजेडी का कोई दूसरा मत है, या कांग्रेस का कोई एक मत है सीईसी को लेकर के या वोट चोरी को लेकर के, और एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी का कोई दूसरा मत है, तो उसको सुलझाने के लिए कोई कमिटी हो या कोई एक आप कन्वीनर हो, किसी एक आदमी को आप निर्धारित कर दें कि भाई ये मीटिंग बुलाएंगे, ये कन्वीनर होंगे या ये चेयरपर्सन होंगे। अगर कुछ होता है, कोई बड़े मुद्दे सुलझाने हो, तो हम इनके पास जाएंगे और यहाँ बैठ करके बातें सुलझा ली जाएंगी। वो भी आप, और ऐसा तो है नहीं कि इंडिया गठबंधन कल बना है। अब इंडिया गठबंधन को भी 2 साल 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में आप एक ये मैकेनिज्म भी नहीं बना पाए हैं कि आपका एक सेक्रेटेरिएट हो या एक कमेटी हो, जहां पर, जबकि इसकी बड़ी चर्चा हुई थी जब इंडिया गठबंधन बन रहा था कि हम एक सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। नीतीश कुमार शायद हाँ, उनका नाम चल रहा था, तो बड़ी उस पर थी कि सेक्रेटेरिएट बनाएंगे और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी
और बाद में फिर देखा जाएगा कि चेयरपर्सन कौन हो या कन्वीनर बनाए, चेयरपर्सन ना बनाए। 2.5 साल में भी आप नहीं कर पाए। उस बीच में नीतीश कुमार तो पहले ही छोड़ के चले गए, फिर आम आदमी पार्टी भी छोड़ के चले गई, ममता बनर्जी नाम के उस पर आपके साथ हैं। उन्होंने लोकसभा में ही स्पष्ट कर दिया था कि भाई हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन चुनाव में आपको कोई सीट नहीं देंगे, हम ना कांग्रेस को ना लेफ्ट को, हम ही लड़ेंगे बंगाल में। तो क्या ये गठबंधन वाकई है या नहीं है, ये चीज़ें भी स्पष्ट नहीं है। और इसीलिए फिर जब पार्लियामेंट होती है या कोई और राजनीतिक कोई घटना हो तो वो कोऑर्डिनेशन ही आपको नज़र नहीं आता। सिर्फ पार्लियामेंट में क्योंकि आपको डिसरप्ट करने में आप कामयाब रहे हैं और हाउस एडजर्न आपने करा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई बड़ी एकजुटता है। उस वक्त उस मुद्दे पर आप लोग एक साथ हैं, इसलिए आपने हाउस डिसरप्ट किया। एसआईआर से आप कांग्रेस को भी उतनी परेशानी हो रही है जितनी डीएमके को है या जितनी तृणमूल को है या समाजवादी को है, इसलिए आप एक साथ हो गए। लेकिन आप देखिए, जब स्पीकर लोकसभा में स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस की बात हुई कि उनको निकालने का जो एक मोशन है वो हम मूव करें, तृणमूल ने कह दिया हम नहीं साइन करेंगे, हम चाहते हैं कि आप 3 दिन का वक्त स्पीकर को दें ताकि स्पीकर आपके सवालों का जवाब दे पाएं। उसके बाद भी अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया या उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो हम साइन करेंगे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि तृणमूल ने ये कहा था कि स्पीकर का जो है वो अपनी जगह है, साथ ही साथ क्योंकि बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, ममता बनर्जी ने एसआईआर को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, सुप्रीम कोर्ट में आके खुद पैरवी की उन्होंने। तो और इकलौती विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए एसआईआर को लेकर के, पर अकेली ममता बनर्जी हैं जो सामने आकर के वो जो कहते हैं कि फ्रंट फुट पर खेलना, कि आप केस दायर कर रहे हैं और फिर खुद आके उसकी पैरवी भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो एक मैसेज आप बंगाल की जनता को देना चाह रहे हैं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे आपके लिए लड़ने में। तो उन्होंने एक सजेशन आया, सजेशन कहिए या अल्टीमेटम कहिए, अभिषेक बनर्जी की तरफ से गया कांग्रेस को कि स्पीकर का ठीक है, आप जो भी करना चाह रहे हैं आप कीजिए, हम मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन मूव करना चाहते हैं और उसमें हमें आपका समर्थन चाहिए। वो आपने नहीं किया। तो उन्होंने एक पेबैक के तौर पर कह लीजिए, उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप सबमिट कर दीजिए, हम भी साइन नहीं करेंगे। क्या होता भाई, देखिए आपका स्पीकर का मोशन हो रिमूवल का या महाभियोग हो, जबकि सीईओ के इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन सीसी के खिलाफ आपने राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए नाम लेकर उनका। और देखिए एंड रिजल्ट दोनों मोशंस का वही होना है, दोनों मोशंस पास नहीं होंगे। आप एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पे कर रहे हैं ना, तो अगर एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के नाम पर ममता बनर्जी और तृणमूल आपके साथ खड़े नजर आते स्पीकर वाले मुद्दे पे, तो क्या आपको इसमें क्या बुराई थी कि आप उनके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लेते? क्यों नहीं किया? और जबकि एसआईआर, सीईसी, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता, उन सारी चीजों के ऊपर हर विपक्ष की पार्टी बोल रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी कह रही है, स्टालिन कह रहे हैं, आरजेडी से तेजस्वी कह रहे हैं, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, तो फिर आपने क्यों नहीं किया? तो सर इसको हम खत्म करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि 2000 ये तो चलिए ठीक है, राज्यों में कांग्रेस का एक असम छोड़ दे, केरल छोड़ दे तो बहुत स्टेक नहीं है, लेकिन अगले वर्ष उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, तमाम गुजरात भी अगले साल के आखिर में जो है चुनाव होगा। कांग्रेस का बहुत बड़ा स्टेक है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में अगले साल। यहाँ से कहाँ देखते हैं आप, क्या ये कमबैक करेगी या इसी तरीके से? देखिए, किसी राजनीति में और राजनीतिक रिपोर्टिंग में कभी भी किसी को राइट ऑफ नहीं किया जाता, तो लेकिन साथ ही साथ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी आप दरकिनार नहीं कर सकते, उन पे आप पर्दा नहीं कर सकते। तो जो हालात कांग्रेस के आज की तारीख में है, जिस तरह से, जिस सीरियसनेस के साथ आपको अपनी प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को काउंटर करना चाहिए, वो कांग्रेस नहीं कर रही। ये साफ है, स्पष्ट है, हर कांग्रेस का नेता इस बात को जानता है, ऑफ रिकॉर्ड इस बात को एक्नॉलेज भी करता है। तो अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और यही आपकी चुनावी तैयारी और राजनीतिक तैयारी रहेगी, तो इन चुनावों में भी जो अगले साल होने हैं, और बड़े चुनाव हैं ये सारे, उत्तर प्रदेश का चुनाव, हालांकि वहाँ आप अलायंस में
या शायद रहेंगे अखिलेश के साथ। वो एक बड़ा चुनाव है। उत्तराखंड छोटा राज्य है जहां आप बड़ी पार्टी हैं बीजेपी के विपक्ष में। ये सारे जो राज्य हैं, गुजरात में भी चुनाव होना है, यहाँ कांग्रेस प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हुआ करती थी। तो और इन सारे राज्यों में अब आप देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी आना चाह रही है, और पिछली बार तो एक तरह से आप ये कहिए कि आम आदमी पार्टी ने लगभग कांग्रेस को दरकिनार कर ही दिया था अपने मुख्य विपक्षी दल के टैग से। तो वही हालत फिर होगी अगर आपने ये सारी चीजें अभी से नहीं ठीक करना, दुरुस्त करना शुरू करें। तो अगले साल आने तक आपके पास कई राज्यों में शायद पार्टी बचेगी भी नहीं, क्योंकि बीजेपी तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। ये हम पिछले 11 साल से देख रहे हैं और कामयाब होती जा रही है। जब आप ना चुनाव जितवा पा रहे हैं, ना पेट्रनेज दे पा रहे हैं, तो फिर आप कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी जो है पिछले 12 साल से सत्ता से बाहर है, और वो ख़त्म होती फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं आती। तो पुनीत जी ने काफ़ी विस्तार से आपको बताया कि कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा और क्या कुछ जो है उनको देखना पड़ रहा, और किस तरीके से नेता लगातार कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से आपके सामने कांग्रेस को लेकर जो है बातें हैं, जो कुछ चल रहा पार्टी में, वो पक्ष रखा, और कांग्रेस किस तरीके से इन तमाम चीज़ों पर काबू पा सकती है। तो आपने ये वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला।